बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को। और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को। अब जिस तरह हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स लास्ट टाइम जो है वो हमारा पिछला लेक्चर था। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि हम DSM-5 TR को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमारा पिछला लेक्चर जो था वो था ओवरऑल हमने देखा था कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते क्या हैं और इनके कॉजेस या यू कैन से कि इनकी मेन अलामात क्या होती हैं और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली जो है वो बात करने वाले हैं उस सबसे पहला जो कैटेगरी आती है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की, दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। ठीक है जी। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो हम उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं DSM-5 TR के अकॉर्डिंगली। अब हम DSM-5 नहीं पढ़ रहे, अब हम DSM-5 टेक्स्ट रिवीजन पढ़ रहे हैं उसकी, क्योंकि ये 2022 में जो है वो DSM-5 TR जो है वो अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन ने जो है वो ऑन एयर कर दिया है, पब्लिश कर दिया है। तो अब हम जितने भी डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो सारे के सारे जो हैं वो DSM-5 TR के हवाले से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ डिसऑर्डर विद ऑनसेट ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। ठीक है जी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है या जिसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये इसकी जो शुरुआत है, ये ऑनसेट जो है वो, इसका ऑनसेट का मतलब होता है शुरू होना, शुरुआत इसकी। ऑनसेट किस में होता है? ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड दैट इंक्लूड इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव फंक्शनिंग डेफिसिट। अब इसमें होता क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में? इंटेलेक्चुअल डेफिसिट होता है और अडेप्टिव फंक्शनिंग डेफिसिट होता है। अब डेफिसिट क्या होता है ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो एक एबिलिटी इंसान के अंदर या बच्चे के अंदर एक खास उम्र में होनी चाहिए, अगर उससे कम हो तो हम कहते हैं कि ये इसका डेफिसिट है। मसलन अगर एक 5 साल का बच्चा है और आमतौर पर जो नॉर्मल बच्चे 5 साल के वो अपने कपड़े खुद पहन सकते हैं, लेकिन अगर एक बच्चा 5 साल का है और वो अपने कपड़े खुद नहीं पहन सकता, इसका मतलब यह है कि ये उसका डेफिसिट है। यानी उसको आम बच्चों की तरह नॉर्मल रूटीन में 5 साल की उम्र में अपने कपड़े खुद चेंज करने चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर डेफिसिट मौजूद है। चलिए, डेफिसिट किन फील्ड्स में होता है? कंसेप्चुअल, सोशल, प्रैक्टिकल डोमेन्स में डेफिसिट होता है। क्राइटेरिया ये देख लेते हैं इसका, डेफिसिट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। सबसे पहले क्या है जी, हमने देखना है कि डेफिसिट होगा इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में। अब इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या है? रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, एकेडमिक लर्निंग एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। यानी अब डेफिसिट किस किस फील्ड में होगा? इंटेलेक्चुअल डेफिसिट क्या होगा कि अगर आपका बच्चा जो है वो रीजनिंग में कम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में छोटे छोटे मसाइल हल नहीं कर पा रहा, प्लान नहीं कर पा रहा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं है, चीजों को बगैर देखे सोच नहीं रहा, ठीक है, एक मेंटल इमेज नहीं बना रहा, जजमेंट नहीं है चीजों की, एकेडमिक लर्निंग जो पढ़ाई है उसकी उसमें कमजोर है, एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, और अगर एक्सपीरियंस के थ्रू वो चीजें जो है वो सीख नहीं पा रहा उस हद तक जिस हद तक उसको नॉर्मली सीखना चाहिए, जिस हद तक आम बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं वो सीख लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डेफिसिट मौजूद है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? डेफिसिट इन एक्चुअल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। और उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये जो है वो डेफिसिट है? इसका क्लिनिकल असेसमेंट से, इंडिविजुअलाइज्ड क्लिनिकल असेसमेंट एंड इंडिविजुअलाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्टिंग। आपकी जो क्लिनिकल असेसमेंट है आप उससे करेंगे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप देखेंगे, उसके अलावा आपके पास कोई और टेस्ट है उसके थ्रू देखेंगे, और उसके अलावा क्या होगा जी? इंडिविजुअलाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्टिंग। उसके अलावा जो है वो आप स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी उसकी करेंगे, और उसके थ्रू आप देखेंगे कि आपके बच्चे की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में डेफिसिट है या नहीं है। क्राइटेरिया भी क्या होगा? डेफिसिट इन अडेप्टिव फंक्शनिंग। आपके बच्चे की या बच्चे की
अडेप्टिव फंक्शनिंग में डेफिसिट that result in failure to meet developmental and socio-cultural standards for personal independence and social responsibility। यानी अडेप्टिव फंक्शनिंग में डेफिसिट की वजह से बच्चा जो है वो एक पर्सनली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता, अपने काम खुद नहीं कर पाता, कपड़े नहीं चेंज कर पाता, मुंह नहीं धो सकता, वॉशरूम नहीं जा सकता। उसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी से रिलेटेड उसके जो काम होते हैं, जो उसकी कम्युनिकेशन होती है, जो इंटरेक्शन होता है, लोगों से मिलना जुलना होता है, एक सोसाइटी में रोल प्ले करना होता है, वो नहीं कर पाता एज कंपेयर टू दो चिल्ड्रन जो उसकी एज के होंगे, जो नॉर्मल होंगे, उनकी निस्बत ये जो है ये सारे काम करने में थोड़ा डाउन होगा। विदाउट ऑनगोइंग स्पोर्ट के बगैर नहीं ये करता। अच्छा जी, डेली लाइफ की एक्टिविटीज में इसकी जो है वो लिमिटेशन होती है। द अडैप्टिव डेफिसिट लिमिट फंक्शंस इन वन और मोर एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ। अब इसकी जो अडैप्टिव फंक्शनिंग में डेफिसिट है वो इसकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज में जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। मसलन कौन सी? लाइफ, कम्युनिकेशन, सोशल पार्टिसिपेशन एंड इंडिपेंडेंट लिविंग across multiple environments such as home, school, work and community। यानी ये घर में भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, दूसरे इसके काम कर रहे होंगे, सोसाइटी में भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, दूसरे काम कर रहे होंगे, अपना रोल नहीं प्ले कर रहा होगा, अपनी सोसाइटी से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर रहा होगा, जो है वो हेल्प के बगैर या सपोर्ट के बगैर। तो दो तरह के डेफिसिट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। सबसे पहला डेफिसिट कौन सा है? इंटेलेक्चुअल डेफिसिट, जिसमें क्या होता है? रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, एकेडमिक फंक्शनिंग, लर्निंग वगैरह वो जो है वो बच्चे की जो है वो आम बच्चों की निस्बत कम होती है। दूसरा डेफिसिट कौन सा होता है? अडेप्टिव फंक्शनिंग। अडेप्टिव फंक्शनिंग क्या होती है? डेली रूटीन के काम जो इंसान को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, जिस तरह खाना पीना, जी अपना कपड़े धोना, कपड़े चेंज करना, ठीक है, मुंह धोना, टॉयलेट ट्रेनिंग, वॉशरूम जाना, अपने कमरे की सफाई करना, जॉब पे जाना, अपने लिए पैसे कमाना, ये सारे जो है ये अडेप्टिव फंक्शंस हैं और इनमें जो है वो बच्चा आम लोगों की निस्बत डाउन होता है। सी क्राइटेरिया क्या होगा? ऑनसेट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव डेफिसिट ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। यानी ब्रेन की जब डेवलपमेंट हो रही, वैसे तो डेवलपमेंटल पीरियड की हम बात करें तो सारी जिंदगी ही डेवलपमेंटल पीरियड है, लेकिन फिर वो आ जाती है सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट और चीज है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट और चीज है। तो बेसिकली जब हम कॉग्निटिव या न्यूरो डेवलपमेंटल की बात करते हैं तो जब तक ब्रेन डेवलप हो रहा है उसके दौरान जो है ये डेफिसिट जो है वो ऑनसेट हो जाता है इनका। अच्छा जी, इसमें क्या है? आईसीडी 11 में इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का नाम भी दिया गया है। इसके 3 सिवियरिटी लेवल है। पहले को हम कहते हैं 4 सिवियरिटी लेवल है। पहले को कहते हैं माइल्ड, दूसरे को मॉडरेट, तीसरे को सीवियर, चौथे को प्रोफाउंड। अब ये आगे एक पूरा टेबल बना हुआ है कि माइल्ड में अब जो कंसेप्चुअल डेफिनेशन है, अब 3 डोमेन्स हमने देखनी है। जब भी आपने सीवियरिटी निकालनी है तो 3 डोमेन्स में आपने देखना है कि बच्चे की फंक्शनिंग क्या है, ठीक है। पहली डोमेन कौन सी है? कंसेप्चुअल डोमेन, दूसरी सोशल डोमेन, तीसरी प्रैक्टिकल डोमेन। अब इन तीनों डोमेन्स की जो फंक्शनिंग है उसकी बेस पे जो है वो आपने बच्चे का जो है वो सीवियरिटी लेवल जो है वो डिक्लेयर करना है। कंसेप्चुअल डोमेन में फॉर एग्जांपल मैं माइल्ड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। कंसेप्चुअल डोमेन क्या होगी माइल्ड में? फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन देयर मे बी नो ऑब्वियस कंसेप्चुअल डिफरेंस। कंसेप्चुअल डिफरेंस किसी चीज के अंदर वो नहीं कर पाते बच्चे में। For school age children and adults, there are difficulties in learning academic skills involving reading, writing, arithmetic, time or money, with support needed in one or more areas to meet age related expectation। यानी जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो पैसों का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो कि पैसे क्या है, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि चीज है क्या, पैसे क्या है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो रियाजी क्या होते हैं, लिखाई क्या है, अल्फाबेटिक्स क्या है, 1 2 3 क्या है, डिजिट क्या है, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है ये आम बच्चों से कम होते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा सोशल डोमेन क्या है? कंपेयर्ड विद टिपिकली डेवलपिंग एज मेट्स द इंडिविजुअल इज इमैच्योर इन सोशल इंटरेक्शंस।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी डिफिकल्टी इन एक्यूरेटिंग परसीविंग पेयर सोशल क्यूज, communication, conversation, language and more concrete are immature than expected for age। यानी सोशल जो है वो उनके क्यूज को, लोगों की बातों को नहीं समझ पाता और इस तरह करके जो है वो एज रिलेटेड सोशल काम नहीं कर पाता। प्रैक्टिकल डोमेन्स कौन सी होगी? द इंडिविजुअल में फंक्शन एज अप्रोप्रिएटली इन पर्सनल केयर, individual needs some support with complex daily living tasks in comparison to peers। in adulthood sports typically involve ग्रोसरी शॉपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, होम एंड चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके अलावा फूड प्रेपरेशन, बैंकिंग, मनी मैनेजमेंट, इन सारी डोमेन्स में जो है वो बेसिकली उसको हेल्प की जरूरत होती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता। तो इस तरह अगर ये मसला बढ़ता जाए, लेवल बढ़ता जाए कंसेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल डोमेन में, तो स्वीटी का लेवल जो है वो भी बढ़ता जाएगा। पहले माइल्ड था, फिर मॉडरेट हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाए इन तीनों डोमेन्स में तो स्वीयर हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो, ठीक हो गया जी, कंसेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल डोमेन में, तो फिर प्रोफाउंड लेवल पे जो है वो इंसान चला जाता है। Specifier the various level of the severity are defined on the basis of the adaptive functioning and not IQ scores। अच्छा, आपने स्पेसिफायर जो है वो बेसिकली फंक्शनिंग पे देने हैं, अडेप्टिव फंक्शनिंग। आईक्यू की स्कोर पे जो है अब माइल्ड, मॉड, स्फीयर और प्रोफाउंड को जो है वो आप डील नहीं करेंगे, कैटेगराइज नहीं करेंगे। ठीक हो गया। किस चीज पे करेंगे आप? ये जो स्पेसिफायर है बेसिकली स्पेसिफिटी है, इसको आप अडेप्टिव फंक्शनिंग पे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू तो लो होता है लेकिन अडेप्टिव फंक्शनिंग ठीक होती है, तो हम उनको आईक्यू की बेस पे जो है वो सेवेरिटी को डायग्नोस नहीं करेंगे, उसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड जो है वो डायग्नोस नहीं कर पाते। हम उसका आईक्यू चेक जरूर करते हैं अपनी जो है रिलायबिलिटी निकालने के लिए, अपनी ऑब्जर्वेशन की या अडेप्टिव फंक्शनिंग जो स्केल है उनकी परफॉर्मेंस की, लेकिन आप जो है वो आईक्यू के बेस पे उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे, स्पेसिफायर उसको डायग्नोस नहीं करेंगे। आगे डायग्नोस्टिक फीचर्स इसके आ जाते हैं। डायग्नोस्टिक फीचर्स इसके वही हैं जो मैं आपको बता चुका हूं कि इंटेलेक्चुअल जो पहला क्राइटेरिया है वो है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में डेफिसिट। दूसरा बी क्राइटेरिया जो है वो उसका अडेप्टिव फंक्शनिंग में डेफिसिट है। सी क्राइटेरिया जो है वो उसका होगा इसमें जो है ऑनसेट का है वो डेवलपमेंटल पीरियड में होगा। उसके अलावा इसमें दो तरह के इफेक्ट हो सकते हैं जो मैंने मेरी पहले वीडियोस भी मौजूद है। आप इसको जब टेस्ट करते हैं, जब आप उसकी एडेप्टिव फंक्शनिंग टेस्ट करेंगे या जब आप आईक्यू टेस्ट करेंगे, तो दो तरह के एरर आ सकते हैं आपके स्कोर में। एक को कहते हैं फ्लाइन इफेक्ट, एक को कहते हैं प्रैक्टिस इफेक्ट। प्रैक्टिस इफेक्ट क्या होता है? जब आप किसी पे बार बार टेस्ट करते हैं तो बच्चे को या बड़े को टेस्ट आइटम्स का पता चल जाता है, उसको उनके जवाबात का पता चल जाता है, फिर वो आपको जब चूंकि वो समझ जाता है, टेस्ट को याद कर लेता है जवाबात को, तो आपको टेस्ट पे ज्यादा स्कोर देना शुरू कर देता है। फ्लाइन इफेक्ट क्या होता है? फ्लाइन इफेक्ट होता है बेसिकली जब आप किसी भी टेस्ट को, ऐसे टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं जो बहुत पुराना हो, तो उसके नॉर्म्स जो हैं वो बहुत पुराने हो, तो ऐसे टेस्ट जिनमें नॉर्म्स पुराने हो या टेस्ट बहुत पुराना बना हुआ हो, तो उस पर भी पार्टिसिपेंट जो है वो ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि शुरू में इतने अच्छे रिलायबल वैलिड टेस्ट नहीं थे, इजी टेस्ट हुआ करते थे आज के दौर की निस्बत। तो उस पुराने टेस्टों पे भी जो बच्चे ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, हालांकि वो ज्यादा उनका जो आईक्यू है वो स्कोर इनके आईक्यू के आज के दौर से जो है वो इंडिकेट नहीं कर रहा होता। तो अगर बच्चे पुराने टेस्टों पे, पुराने नॉर्म जो आउटडेटेड हो चुके हैं, ठीक है, जो खत्म हो चुके हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं, उन टेस्टों को अगर आप यूज करेंगे तो उसके स्कोर को, जो बच्चा ज्यादा स्कोर लेगा उसको फ्लाइन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है जी, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये वही है सारा। एसोसिएटेड फीचर्स कौन से होते हैं इनके? ठीक है जी, एसोसिएटेड फीचर यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ साथ और क्या कौन सी अलामात हो सकती हैं? उसमें सोशल जजमेंट, रिस्क, सेल्फ मैनेजमेंट, बिहेवियर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हो सकती है, ठीक है, मोटिवेशन इन स्कूल में मोटिवेशन डाउन हो सकती है, डेंजर, रिस्क और डेंजर हो सकता है, एक्सीडेंटल इंजरीज हो सकती हैं, ठीक हो गया, अग्रेसिव बिहेवियर वगैरह ये सारे हो सकते हैं। जब हम प्रेवलेंस की बात करते हैं, प्रेवलेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 per 1000 इन जनरल पॉपुलेशन,
ठीक है जी। डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ऑनसेट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज डेवलपमेंटल पीरियड, ठीक है। उसमें फिर क्या है आगे, delayed motor language and social milestones may be identifiable within the first 2 years of long life. Mild level may not be identifiable until school age. कुछ जिन बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी माइल्ड लेवल की होती है उनमें जो है वो प्रॉब्लम आपको उस वक्त तक पता नहीं चलता जब तक बच्चे स्कूल जाना शुरू ना हो। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर हमें समझ आना शुरू हो जाता है कि यार इनके साथ कोई ना कोई जो है वो मसला मौजूद है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत है। ऐसा सेक्स में ओवरऑल मेल आर मोर लाइकली देन फीमेल्स टू बी डायग्नोस्ड विद बोथ माइल्ड एंड सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। मेल्स में लड़कियों की निस्बत लड़कों में यानी माइल्ड और दोनों माइल्ड और मॉडरेट में सीवियरिटी जो है वो रेशो लेवल ज्यादा है। इसके साथ साथ जो है वो सुसाइडल बिहेवियर हो सकता है, सुसाइडल थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा जो है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर जो है वो भी इनके साथ शामिल हो सकते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ जो है वो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, इसको आप देख लीजिएगा, कोई चीज समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।